तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जीएस सेक्शन जो आपके आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में आते हैं जो क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर है, पहला लेक्चर है ये। तो आपको ये नहीं सोचना कि इसमें लेवल इतना लो क्यों है, क्वेश्चंस इतने इजी क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। ठीक है, पहली बात तो ये मैं बिल्कुल लो टू हाई चलूंगा। ठीक है, पहला लेक्चर है तो हम बेसिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 5 से 6 बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पॉइंट से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे आरआरबी हो, एसएससी हो, आर्मी का, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी एग्जाम हो, तो सब एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसमें जीके और साइंस के दोनों के पार्ट हैं जो कि आपको पता है कि हर एग्जाम में आपका जीके साइंस पूछा जाता है। ठीक है, पीडीएफ आपको इस लेक्चर की टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, कुंडग्राम, मेरठ या तो फिर अमृतसर? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या इसका होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। पटना की कहाँ, पटना कहाँ पर है? पटना बिहार में है। ठीक है, बिहार राज्य में। दूसरी बात, जो गुरु गोविंद सिंह थे ये किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि वो सिखिज्म के प्रवर्तक थे। दूसरी चीज, ये जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, 10th गुरु थे सिखों के, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जितने मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा पहले आपको वीडियो अच्छे से देख लेना है, उसके बाद फिर लेक्चर को पीडीएफ से नोट कर लेना है। ठीक है, 10वें कह सकते हो या आप तो अंतिम भी कह सकते हो आप। ठीक है, सिखों के 10वें या अंतिम गुरु ये थे। ठीक है, इन्होंने फारसी में जफरनामा पुस्तक लिखी थी। फारसी यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में कौन सी पुस्तक लिखी थी? जफरनामा। ध्यान रखना इसको भी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जफरनामा पुस्तक इन्होंने लिखी थी, वो लैंग्वेज किस लैंग्वेज में थी? तो वो फारसी लैंग्वेज में थी। ठीक है, क्लियर हो गया। इन्होंने खालसा पंथ का भी प्रवर्तन किया था। किसका? खालसा पंथ का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खालसा का इन्होंने प्रवर्तक किया था, ये प्रवर्तक थे खालसा पंथ के। ठीक है, और गुरु, एक पुस्तक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, इसकी रचना किसने की थी? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी गुरु अर्जन देव ने। किसने की थी? वो की थी गुरु अर्जन देव ने। ठीक है, तो ये आपको इतने पॉइंट्स ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से इतने आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या तो फिर सिक्किम? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब और कौन सा है मध्य प्रदेश में? बांधवगढ़ तो है ही, एक है कान्हा नेशनल पार्क, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क भी आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ और आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि एक आपसे पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क है आपका यूपी में है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक आपका पूछा जाता है दची गाम नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है कंचनजंगा नेशनल पार्क, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लिखूंगा ताकि दोनों के बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है आपका सिक्किम राज्य में। ठीक है, एक है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका स्थित है केरला राज्य में। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, एक आपको ध्यान में रख लेना है मानस नेशनल पार्क। मानस कहाँ पर है? मानस है असम राज्य में। ठीक है, और एक लास्ट आप ध्यान में रख लीजिएगा, काजीरंगा नहीं बताया ना, हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है आपका असम में, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड? बाहत, डॉलर, पैसो या तो फिर फ्रैंक? तो क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बाहत। ठीक है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत है।
अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। डॉलर कहाँ कहाँ चलती है आपको पता होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे पूछे पेसो का, तो ये पेसो है जो है ये फिलीपींस की है। कहाँ की है? फिलीपींस की मुद्रा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे फ्रैंक कहाँ की मुद्रा है, तो फ्रैंक है फ्रांस की, ठीक है। इसके बारे में भी ध्यान में रखना है। डॉलर आपका यूएसए वगैरह में चलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे ईरान का, ईरान में कौन सी मुद्रा, मुद्रा का क्या नाम है? तो ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल, ठीक है। रियाल नाम है, ईरान नहीं, सॉरी, रियाल, RIAL, ठीक है। ईरान का हो गया। ईरान में भी चलती है ये, और एक जगह और चलती है, कहाँ पे? सऊदी अरबिया में, ठीक है। सऊदी अरबिया और ईरान दोनों में रियाल चलती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जापान की मुद्रा कई बार पूछा जाता है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तुर्की की मुद्रा कई बार पूछा जाता है। तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की की मुद्रा लीरा है, ठीक है। थाईलैंड का तो मैंने आपको बता दिया। और चीन का भी याद ध्यान में रख लीजिएगा। चीन, चाइना का क्या है? तो युआन है, ठीक है। चाइना की मुद्रा हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, चाइना की मुद्रा का नाम है युआन, ठीक है। और आपको ध्यान में रख लेना है रियाल एक कंट्री की, और आप ध्यान में रख लीजिएगा, ओमान कंट्री की, ठीक है। ओमान की भी रियाल ही है। और एक, चलिए मैं अलग से लिख देता हूँ, ब्राज़ील कंट्री की भी मुद्रा जो है वो रियाल ही है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक कंट्री ध्यान में रख लेना है, डेनमार्क। डेनमार्क की कंट्री का क्या है कैपिटल? तो डेनमार्क की कैपिटल है क्रोन, ठीक है। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो आप, और KRONA भी, ठीक है। आप देख लेना कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। और एक आपको याद रख लेना है UAE यानी कि दुबई का, इसका भी पूछा जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसे इंग्लिश में हम कहते हैं। और इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है दिहरम। क्या होती है? दिहरम होती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको इसमें से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पनडुब्बी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन फर्स्ट सबमरीन? तो पहली सबमरीन का क्या नाम है भारत के? तो वो है INS कावेरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पनडुब्बी है। अब अगर आपसे, ये तो प्रथम पनडुब्बी है, अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS चक्रा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना। अगर आपसे पूछे कि प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है, विमान वाहक पोत, तो ये है INS विक्रांत है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, विमान वाहक पोत है ये, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल कौन सी थी भारत की पहली, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था अग्नि, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मिसाइल इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिसाइल, और इसको ऐसे लिखेंगे अग्नि, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप। और अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है, उपग्रह कौन सा है, तो भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम की बात हो रही है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ फिल्म के बारे में, ठीक है। पहली फिल्म कौन सी थी भारत की? तो वो आप सबको पता है, अलम आरा थी। कौन सी थी? अलम आरा। ये तो बोलती हुई थी। अगर आपसे पूछे कि साइलेंट फिल्म यानी कि मूक फिल्म कौन सी थी भारत की पहली, तो ये आप सबको पता है कि राजा हरिश्चंद्र थी, ठीक है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। तो ये साइलेंट फिल्म थी। और बोलती हुई फिल्म भारत की पहली कौन सी थी? आलम आरा। चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, आलम आरा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ या तो फिर लेह? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगता है आपको, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है तो वो अंडमान और निकोबार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। अब जैसे कवरत्ती लिखा हुआ है, कवरत्ती किसकी राजधानी है? तो कवरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ राजधानी है, चंडीगढ़ ही केंद्र शासित प्रदेश की। लेह किसकी राजधानी है? ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेह राजधानी है आपकी लद्दाख की, ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब बच कौन सा रहा है? बच रहा है आपका पुडुचेरी।
पुडुचेरी की राजधानी क्या है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी राजधानी भी सेम यही है, पुडुचेरी ही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली की आपसे अगर पूछे कि दिल्ली की कैपिटल क्या है, तो वो भी दिल्ली की कैपिटल दिल्ली ही है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि दादर व नगर हवेली की कैपिटल क्या है, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली, इसकी कैपिटल अगर आपसे पूछेगा तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसकी कैपिटल है दमन। क्या है, दमन। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लद्दाख की मैंने बता दिया, लक्षद्वीप की मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? चार ऑप्शन है हमारे, 1556, 1576, 1586 या 1596। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1576 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। ठीक है, दूसरा लड़ा गया था 1576 में, और तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? थर्ड वॉर कब लड़ा गया था पानीपत का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हल्दी घाटी वॉर कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 1576 में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि तराइन का युद्ध आपका कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1191 में। तराइन का ये फर्स्ट वॉर था। ठीक है, 1191 में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछे तराइन का सेकंड युद्ध कब लड़ा गया, तो वो लड़ा गया 1192 में। ठीक है, इसी तरह आपको याद ध्यान में रखना है ताली कोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। ठीक है, और आपको एक लास्ट याद में रखना है प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, एक लास्ट, इसके बाद नहीं। ठीक है, इसके बाद नहीं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, इतने। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया? ऑप्शन है चिल्का, सांभर, लोकटक या तो फिर पुलिकट। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आप सबको पता है चिल्का है, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि है उड़ीसा राज्य में स्थित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सांभर झील कहाँ है, तो सांभर झील है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, और इसका पानी जो है सबसे अधिक खारा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील है आपकी मणिपुर राज्य में, और इसमें जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्या नाम है? केबुल लामजाओ नाम है। क्या नाम है? केबुल लमजाओ। विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लमजाओ, वो लोकटक झील में ही स्थित है। ठीक है, और पुलिकट झील है, तो पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक आपको ध्यान में और रख लेना है, डल झील, जो कि कहाँ है? जो कि है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो हु इज द कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? चाणक्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या तो फिर बिंबिसार? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उपनाम के बारे में। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा लोकमान्य का पूछेगा आपसे। ठीक है, लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जितना मैं पॉइंट आपको बताऊंगा हर पॉइंट आपको नोट करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक आपको ध्यान में रखना है पंजाब केसरी कहा जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था लाला लाजपत राय को। ठीक है, किसे किया गया था? लाला लाजपत राय। एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना है और उड़न परी का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उड़न परी किसे कहा जाता है? तो उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। ठीक है, जितने पॉइंट मुझको इंपॉर्टेंट
याद आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। और हाँ, पीटी उषा से याद आया, ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, ये भी एक धावक हैं। तो ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को, जो कि असम की है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है ये किस राज्य की हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये असम राज्य की हैं। ठीक है, चलो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट सिचुएटेड, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। और इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हीराकुड परियोजना, ये भारत की सबसे बड़ी, इसमें जो है सबसे बड़ा बांध है ये। ठीक है, ये किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि ये सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध है भारत का। ठीक है, सबसे लंबा बांध है, जो कि किस नदी पर है, महानदी पर है। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बाण सागर परियोजना है एक, आपको उसका ध्यान में रख लेना है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये सोन नदी पर है। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और आपको ध्यान में रखना है टिहरी डैम परियोजना। ठीक है, टिहरी डैम परियोजना किस नदी पर है, ये भी पूछ सकता है, तो ये है भागीरथी नदी पर। ठीक है, किस नदी पर, भागीरथी नदी पर, ध्यान में रखिएगा। और एक और आपको ध्यान में रखना है इडुक्की परियोजना। कौन सी, इडुक्की परियोजना, ये किस नदी पर है, तो ये है पेरियार नदी पर। ठीक है, किस पर, पेरियार नदी पर, जो कि कहाँ है, केरला राज्य में स्थित है। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझको याद रहेंगे मैं आपको हर पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, वेयर डिड बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट। ऑप्शंस हैं गया, सारनाथ, राजगृह, या तो फिर कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं बुद्ध के बारे में, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश इन्होंने अपना सारनाथ में दिया था, ये ध्यान रखना है आपको। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति गया पता चल गया। इनकी पहली जो बौद्ध संगीत थी वो कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, पहली बौद्ध संगीत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि इनकी मृत्यु कुशीनगर मैंने बता दिया, जन्म स्थान इनका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान क्या था, इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी। कब हुआ था जन्म, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इनियाक, सिद्धार्थ, परम, या तो फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। ठीक है, तो सिद्धार्थ जो है वो भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर था। ठीक है, अब मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। अगर आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, कौन सा, वर्ल्ड का पहला डिजिटल कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड का पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम था इनियाक। ठीक है, चलो उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर के टाइप्स भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो जितने पॉइंट मुझको याद आएंगे मैं बताऊंगा। कंप्यूटर कितने टाइप के हैं, तो कंप्यूटर 3 टाइप के हैं। कौन कौन से, पहला तो है एनालॉग। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको ध्यान में रखना है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का फादर आप सबको पता है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। ऑप्शंस है 17, 18, 19 या तो फिर 42। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये कब हुआ था आप सबको पता होगा, 1917 में। ठीक है, एक आपको ध्यान में रखना है चौरा चौरी कांड। ठीक है, कौन सा, चौरा चौरी कांड, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1922 में।
ठीक है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, ये हुआ था 1928 को। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में, सभी को पता होना चाहिए। और असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ये कब हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में। और दांडी मार्च कब हुआ था, ये लास्ट बस हो गया, दांडी मार्च था 1930 में। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में आएंगे आपके, हर बार आते हैं तो इस बार तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को आपको नोट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है, विच प्लेस इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद, सूरत, क्यूबा या तो फिर ईटानगर, क्या होगा सही जवाब, आप सबको पता है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद, गुजरात को। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, क्यूबा किसको कहते हैं, क्यूबा कहते हैं चीनी के कटोरे को, चीनी का कटोरा कहलाता है क्यूबा। ठीक है, ये जगह का नाम है क्यूबा, ध्यान में रखना। ठीक है, सुगर बोल इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, इंग्लिश वाले ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखने का ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद आपको मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि सोर ऑफ चाइना, ठीक है, सोर ही कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, मतलब कि शोक। ठीक है, आप समझ लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वांगो नदी को। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी तरह से बिहार का शोक किसको कहा जाता है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोसी नदी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार की छत किसको कहा जाता है, किस पठार को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पामीर प्लेटू को। ठीक है, पामीर पठार को, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, हिंदी में भी। ठीक है, और हाँ, भारत का मैनचेस्टर हो गया, तो एक आपको ध्यान में रख लेना है, पूर्व का मैनचेस्टर, ये किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, ये किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, तो ये कहा जाता है ओसाका, यानी कि कहाँ है ओसाका, ओसाका है जापान में। ठीक है, ये बस हो गया, इतने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान में रखना है जो कि बिल्कुल बिल्कुल आते ही आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कमेंट में आपको बता सकते हैं। ग्रीफ ऑफ बिहार कह सकते हैं इसको, है ना, तो किसको कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, किस नदी को, कोसी नदी को। ठीक है, ध्यान में रहेगा। उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का तो हो गया, बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या तो फिर मेंबर ऑफ लोकसभा, क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका टेनर कितने का होता है, मतलब कितने टाइम का होता है, कितने वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष का होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अपना ये क्या कहते हैं उसे, नियुक्ति पत्र किसको देते हैं, मतलब कि नियुक्ति नहीं, सॉरी, नियुक्ति कौन करता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि लोकसभा के मेंबर्स करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, डिजिग्नेशन जो भी उसको कहते हैं, तो ये देता है अपना त्याग पत्र, कभी भी अगर इसको त्याग पत्र देना होगा तो वो देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा। ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज को। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, मेल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट स्पीकर कौन थे, प्रेसिडेंट नहीं, फर्स्ट स्पीकर, पहले अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थे जीबी मावलंकर। ठीक है, कौन थे, जीबी मावलंकर। अगर आपसे पूछे फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो फर्स्ट फीमेल थी स्पीकर इसकी मीरा कुमार। ठीक है, कौन थी, मीरा कुमार, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतने पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है, लुई पास्चर इज नोन फॉर विच डिस्कवरी, पोलियो का टीका, छोची चेचक,
चेचक का टीका या तो फिर रेबीज का टीका। तो किसके लिए इनको जाना जाता है? इनको जाना जाता है रेबीज के टीके के लिए, ठीक है, लुईस पास्चर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? रेबीज का टीका इन्होंने किया था। चेचक के टीके की अगर मैं बात करूं तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इन्होंने की थी, ये थे आपके एडवर्ड जेनर, ठीक है, ध्यान में रखना। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। और एक पोलियो की वैक्सीन की अगर आपसे पूछे तो इसको की थी जॉन ई साल्क ने। किसने की थी? जॉन ई साल्क ने, ठीक है, पोलियो के टीके की खोज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? आप सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, कौन कौन सा? CO2 प्लस जल, ठीक है, और क्या? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सनलाइट, ये जरूरी होता है ये प्रक्रिया होने के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर आपसे कभी पूछे, मान लीजिए पूछता तो नहीं है पर मैं बता देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला होता है 6CO2 प्लस 12H2O, ऊपर से लाइट या क्लोरोफिल, ठीक है, ऊपर लाइट नीचे क्लोरोफिल, ठीक है। और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उसमें आएगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। ये क्या है? ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। बनने के बाद क्या बना? ग्लूकोज बना। ये बना आपका जल यानी पानी, और ये बना ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण काला आजार नामक रोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द डिसीज काला आजार? तो किसके कारण होता है? चार हमारे ऑप्शंस हैं। काला आजार रोग होता है प्रोटोजुआ के कारण, ठीक है, ध्यान में रखना किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण। क्लियर हो गया? ठीक है, काला आजार क्या है? प्रोटोजुआ के कारण होता है, ये ध्यान रखना। और कौन कौन से रोग होते हैं प्रोटोजुआ के कारण, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ध्यान में रखना है मलेरिया, ठीक है। एक आपको और ध्यान में रखना है पेचिस, जिसको हम बोलते हैं डायरिया बोलते हैं ना, ठीक है, वो भी इसी की वजह से होता है। जीवाणु की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं? तो जीवाणु की वजह से होता है टिटनस, ठीक है। और कौन सा होता है? टाइफाइड होता है जीवाणु की वजह से, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से। और क्या होता है? डिप्थीरिया होता है। क्या होता है? डिप्थीरिया, ठीक है। और वायरस की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है। एड्स होता है वायरस की वजह से, ठीक है। डेंगू होता है वायरस की वजह से। पोलियो होता है वायरस की वजह से। ये सारी होते हैं, ठीक है। और फंगी की अगर मैं बात करूं, फंगी की वजह से, तो फंगी की वजह से आपका जो होता है बाल्डनेस कह लो, गंजापन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और होता है एथलीट फूट, ठीक है, क्या? एथलीट फूट, ये भी इसी की वजह से होता है। और जो आपका अस्थमा वगैरह होता है वो भी इसी की वजह से होता है, ठीक है, फंगी की वजह से। तो ध्यान में रखना इस चीज को। चलो अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किससे होता है? द हैपेंस ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ हार्मोन इंसुलिन। तो किसकी वजह से होता है? अवटु ग्रंथि, पीयूष, अधिवृक्क या तो फिर अग्नाशय। चार हमारे ऑप्शन है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय की वजह से, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किसकी वजह से होता है? अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास की वजह से होता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब ग्रंथियां कुछ होती है जिसके बारे में आपको बता देता हूं। एक होती है थायराइड ग्रंथि, कौन सी? चलो मैं लिख ही देता हूं, थायराइड ग्रंथि। तो ये किस तरह की ग्रंथि होती है? ये एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि कैसी होती है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। एक होती है अधिवृक्क ग्रंथि। कैसी? अधिवृक्क ग्रंथि। ये कैसी होती है? ये जो है ये वृक्क को हम क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है गुर्दे के ऊपर स्थित होती है, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, इसको ध्यान में रखना। और एक मेन जो होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि ही होती है, और इसका जो आकार होता है वो मटर के दाने के समान होता है, ठीक है। किसके समान? मटर के दाने के समान होता है, ठीक है। और वजन कितना होता है? तो वजन 0.5 ग्राम होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, मानव स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द पीएच रेंज ऑफ ब्लड फॉर ह्यूमन हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ के लिए? तो कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी 7.5
3.5 से लेकर के 7.45, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसके जो पीएच स्केल होती है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 7.35 से 7.45। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे पूछेगा कभी कि लार जो हमारे मानव मुख में बनता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 6 होती है उसकी, 6.5 से लेकर के 7.5 तक। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे पूछे दूध की पीएच वैल्यू, मिल्क की पीएच वैल्यू, तो वो होती है 6.4। ठीक है, उसी तरह पूछे ह्यूमन यूरिया की, समझ रहे हो, मतलब कि मानव मूत्र की कितनी होती है, तो वो होती है 4.8 से 8.4 तक। ठीक है, उसी तरह आपको ध्यान में रखना है कि लेमन क्या, यानी कि नींबू का पीएच वैल्यू। ठीक है, इसका भी पूछा जाता है, नींबू की कितनी होती है, 2.2 से 2.4 तक। ठीक है, और एक आपको ध्यान में रखना है सिरके की, किसका, सिरका पता है ना, विनेगर जिसको हम बोलते हैं, विनेगर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो विनेगर की पीएच वैल्यू होती है 2.4 से 3.4 तक। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल से आपको वीडियो में टोटल मैं मैक्सिमम 50 क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको जैसा मैंने बताया टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो मैं लेक्चर्स करवाऊंगा डेली, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से मैं आपको 6-7 पॉइंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आपको नोट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ सब्सक्राइब करना है, ताकि वीडियो आपको डेली मिल सके। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।